हेलो। इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 का पार्ट नंबर 4 इंडियाज फॉरेन ट्रेड। हमारे देश का इंटरनेशनल ट्रेड कैसा था 1950 से 1990 तक। स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1। इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद। तो सबसे पहले तो फॉरेन ट्रेड का मतलब भी हमें जानना चाहिए। फॉरेन ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं और फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब जो हमारा देश बाहर के देशों से सामान ले रहा है, एक्सपोर्ट मतलब जो हमारा देश बाहर के देशों को सामान दे रहा है। तो फॉरेन ट्रेड इंडिपेंडेंस से पहले कैसा था? चैप्टर नंबर 1 में इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में ऑलरेडी कवर्ड है इन डिटेल। इंडिया सफर्ड कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन अंडर ब्रिटिश रूल। India exported raw material and imported finished goods from Britain. और ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के फायदे के लिए था। एंड आर बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था वो फेवरेबल था, बट इसका जो फायदा होता था वो ब्रिटिशर्स को ही होता था और वो वॉर एक्सपेंसेस में और अपने फायदे के लिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में खर्च करते थे जो भी इनको फायदा मिलता था। तो पूरी तरह से हमें परेशान करा गया, एक्सप्लॉइट करा गया। और हाँ, नेक्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस चीजें इंप्रूव हो गई हैं। Both exports and exports have increased from first plan to 12th plan. India's major trading partners are USA, China, Japan, UAE, Switzerland. तो आपको याद रखना है इंडिया के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स क्या हैं, कौन कौन है। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1947 के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से, या फिर कह सकते हैं 1950 से हमारे देश का जो फॉरेन ट्रेड है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, हम क्या क्या चीजें ट्रेड कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कैसा रहा है हमारा और बाकी चीजें हमारी कैसी रही हैं एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में। नाउ, डिक्लाइन इन परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर हैव इंक्रीज्ड, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर हैव इंक्रीज्ड but the percentage of agricultural exports have reduced. इसका मतलब यह है जो हम ओवरऑल क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चरल गुड्स की वो तो बढ़ गई है, बट जो ओवरऑल परसेंटेज है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स की वो कम हो गई है, क्योंकि अब हम बाकी चीजों को भी खूब एक्सपोर्ट करते हैं। तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी बढ़ गई है बट परसेंटेज कम हो गई है। और इसका एक रीजन ये भी है कि इंडिया की जो डिमांड है फॉर फार्म प्रोडक्ट्स ये भी बढ़ गई है, तो हम थोड़ा एक्सपोर्ट परसेंटेज में कम कर रहे हैं बट क्वांटिटी वाइज तो बढ़ा है। डिक्लाइन इन परसेंटेज ऑफ कन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स, अब इसका भी सेम ही है जैसे हमने फर्स्ट वाला पढ़ा। जो कन्वेंशनल आइटम्स होते हैं दे इंक्लूड जूट, टी, फूड ग्रेन्स एटसेट्रा। तो इसमें भी वही है, डिक्लाइन इन परसेंटेज ऑफ कन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स है बट क्वांटिटी वाइज इंक्रीज हुआ है, और इसका भी सेम ही रीजन लिखा है। बट इसका एक्चुअल रीजन जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो यहाँ पे लिखना चाहिए था, वो ये है कि जो बाकी गुड्स हैं, जो सेकेंडरी सेक्टर है और जो टर्शियरी सेक्टर है, उसके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं। दैट इज व्हाई एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स और कन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स की परसेंटेज कम हो गई है। और ये यहाँ पे लिखा भी है थर्ड पॉइंट में, इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपोर्ट। सो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का मतलब वही हो गया जो सेकेंडरी, जो हमारी सेकेंडरी सेक्टर होता है उसका जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ गया है, और एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैव इंक्रीज कंटिन्यूअसली। प्रेजेंटली जेम्स एंड ज्वेलरी इज इंडियाज हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग गुड। तो सबसे ज्यादा इंडिया में एक्सपोर्ट क्या होता है? जेम्स और ज्वेलरी। तो ये अगेन याद रखने वाली चीज है, आ सकती है एग्जाम में। जेम्स एंड ज्वेलरी, इनका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है ना, ये महंगी चीजें होती हैं, तो इसलिए ये हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग गुड बन जाती है। नाउ टॉपिक नंबर 3, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इनवर्ड का मतलब है इंडिया में, लुकिंग मतलब देखना, ट्रेड मतलब ट्रेड करना, खरीदना बेचना, स्ट्रैटेजी। इसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, मतलब इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड से। आप देश के अंदर देखो, आत्मनिर्भर बनो, बाहर से मत मंगाओ। सो दिस इट रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री through import restrictions and import duties। हमारे देश की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करो, उसे बचाओ
इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दो, ड्यूटीज लगा दो, ड्यूटीज का मतलब है टैक्सेस। इससे क्या होगा, इंपोर्ट कम हो जाएंगे। इसके बड़े फायदे होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि हमें फॉरेन एक्सचेंज में सेविंग्स होती हैं। जब हम इंपोर्ट करते हैं कोई सामान, कोई भी गुड और सर्विस बाहर के देशों से, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज में पे करना पड़ता है। तो अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज बचा रहेगा हमारे पास। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है। और इसका दूसरा फायदा तो यही कि हमारे देश का जो सेक्टर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उनको बूस्ट मिलेगा। सो इससे क्या होगा, हमारे देश में जो डोमेस्टिकली गुड्स प्रोड्यूस होंगी, सो इट इज अचीव्ड बाय प्रोड्यूसिंग द गुड्स इन इंडिया रादर देन इंपोर्टिंग द गुड्स। ये परस्यू करा गया था बिफोर 1991। 1991 से गवर्नमेंट की सोच बदल गई थी। 1991 से गवर्नमेंट एलपीजी पॉलिसी ले आई थी, जहां पर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया था। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, देश के अंदर देखो, बाहर से सामान मत मंगाओ। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दो, इंपोर्ट की जगह पर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स आनी चाहिए। इसके बेनिफिट्स क्या हुए, काफी बेनिफिट हुए इसके। क्या बेनिफिट हुए, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अगर हम बाहर से सामान नहीं मंगाएंगे तो इंडिया में सामान बनाएंगे, और इंडिया में सामान कहां बनेगा, इंडस्ट्रीज में। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। खूब बढ़िया तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। इसमें 12% थी 1951 में हमारे देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और फिर हमने इस पॉलिसी को अप्लाई करा तो 1991 में 25% की हमारी ग्रोथ थी। 12% से 25% पे हमें बूस्ट मिला, क्योंकि हमने बाहर से इंपोर्ट कम कर दिए थे। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। पहला था इंडस्ट्रियल ग्रोथ का रेट ज्यादा था, अब था डाइवर्सिफिकेशन। इंडस्ट्रियल ग्रोथ फैली हुई थी, ऐसा नहीं है कि कुछ ही चीजों में ग्रोथ हो रही है, हर जगह ग्रोथ थी, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स में और कार इंडस्ट्री में काफी ग्रोथ देखने को मिली। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, स्प्रेड आउट, मतलब डाइवर्सिफाइड थी ग्रोथ, हर रेंज ऑफ गुड्स, यहां पे लिखा भी है, इट वाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टार्टेड स्प्रेडिंग अक्रॉस वाइड रेंज ऑफ गुड्स। और इसका फायदा किसको मिला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मिला। ये भी लॉजिकल पॉइंट है, अगर आप प्रोटेक्ट करोगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, इंपोर्ट कम करोगे, तो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन मिलेगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। सो दे वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, जिससे अपॉर्चुनिटीज बढ़ी एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार बढ़ा, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज लेबर इंटेंसिव। जहां फायदे वहां नुकसान, इससे कुछ नुकसान भी हुए। सबसे पहला नुकसान तो यह है कि मॉडर्नाइजेशन नहीं मिला, और सबसे आई थिंक बढ़िया नुकसान जो है, लॉजिकल जो दिमाग में तुरंत आ जाता है, वो यही है कि हमें बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं मिली। अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें बाहर के देशों की इंपोर्टेड चीजों से सीखने को मिलता है, भाई यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वैसी चीजें इंडिया में आनी चाहिए। तो अगर हमें हमारे को इंपोर्ट को रोक दिया जाए तो मॉडर्नाइजेशन में कमी हो गई। सो ड्यू टू प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वर नॉट दैट अपग्रेडेड। देश का सामान उतना अपग्रेडेड नहीं था जैसे एम्बेसडर कार्स। अगर ये ना हुआ तो हमारे देश में उस समय पे थोड़ी और अच्छी गाड़ियां आ गई होती। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ इनइफेक्टिव पब्लिक मोनोपोलीज। पब्लिक मोनोपोलीज का मतलब होता है, पब्लिक का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट, मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल कंट्रोल। तो वहां पे गवर्नमेंट का ही पूरा कंट्रोल था कई चीजों पे, और उससे क्या हुआ, वहां पे क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल था तो वहां पे करप्शन होता है और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो इनएफिशिएंट था, इनइफेक्टिव था, मतलब आउटपुट कम आता था और स्पीड भी कम थी, एफिशिएंट भी नहीं था। और जैसे इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर गवर्नमेंट की मोनोपोली में था, मतलब गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल था 1990 तक, और देखो टेलीकॉम सेक्टर का हाल क्या था, कितनी खराब सिचुएशन थी। इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पीएसयूज, जो पीएसयू थी वो उसका जो स्प्रेड था वो इनडिस्क्रिमिनेट था। मतलब इसका सिंपल वर्ड से मतलब यही है, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है उसके जैसे ही थर्ड पॉइंट है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, जो गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, पीएसयू इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी जो ग्रोथ थी वो उतनी इफेक्टिव नहीं थी, एफिशिएंट नहीं थी, वहां पे उतना ग्रोथ नहीं था, वहां पे करप्शन था क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं करा था, और ये सब चीजें। तो यहां पर हमने समझा, दो चीजें समझी है मेनली। एक तो हमने समझा कि देश का फॉरेन ट्रेड कैसा था इंडिपेंडेंस के बाद और आज के टाइम पे कैसा है, कॉम्पोजिशन को मिला के।
फिर हमने समझा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के बारे में, उसके फायदे और नुकसान। अब हम आते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको याद होना ही चाहिए। पहला है इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग गुड क्या है, जो मैंने आपको बताया जेम्स एंड ज्वेलरी इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस के टाइम पर अर्ली 1950s में, अच्छा हमने पढ़ा था एग्जैक्टली इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 9 to 10% 1947 में, है ना। 1947 में था ये, 1947 में। फिर 1951 में कितना हो गया 12%, देखो लॉजिकल है ना, थोड़ा सा बढ़ गया। फिर 1991 में 25%। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रोथ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आई थी 1950 से 1991 तक। इसको सनराइज इंडस्ट्री भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन 1950 फ्रॉम 1950 to 1991 was known as सनराइज इंडस्ट्री। अगर आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स मिले तो आप यहाँ पे कुछ और इस तरह से लिख सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। छोटा सा प्यारा चैप्टर था। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का पूरा खत्म हो जाता है, जिसका नाम था इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990। बाय बाय।